Hey everyone, this is Simran and welcome back to your own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपने प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस MCO 4 के, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये पर्टिकुलर आपका MCO काफी ज्यादा लेंथी है, अगर किसी ने भी पढ़ लिया होगा तो उनको ये पता चल गया होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर काफी लॉज पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि इन क्वेश्चन से आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प होगी। और इससे पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCO 5 के, तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में ऊपर शेयर कर दूंगी, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी डिस्कस करने से पहले एक बार हम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि पैटर्न सबका ही लगभग सेम है, लेकिन हर पेपर में थोड़े थोड़े चेंजेस देखने को मिले हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को भी क्या किया, फ्रेम किया है, ठीक है। सबसे पहला तो आपका रहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो कि आप देख ही रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है, जो आपका डिफरेंस आता है, ठीक। दूसरा आपका रहता है शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस और तीसरा आपके रहते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। अब MCO 4 में मैंने एक चीज नोटिस की है, ये है कि जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो पार्ट्स में रहते हैं, लाइक दैट पार्ट A एंड पार्ट B। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात होती है वो ये कि कई बार ऐसा होता है कि हमको पार्ट A आ रहा होता है, पार्ट B नहीं आ रहा होता है, या फिर पार्ट B आ रहा होता है, पार्ट A नहीं आ रहा होता है ना। तो वहां पर आप उस क्वेश्चन को तो अटेम्प्ट नहीं कर पाते, है ना। तो मैंने फ्रेमिंग इसी तरीके से करी है क्वेश्चंस की, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि पार्ट A में जो क्वेश्चन जिस यूनिट से पूछा गया है, पार्ट B में सेम ही यूनिट को यहाँ पर पूछा जाए, ठीक। हो सकता है कोई और यूनिट से क्वेश्चन हो, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है, ध्यान से पेपर को पढ़ने की जरूरत है कि किस यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सबसे पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन। सबसे पहला डिफरेंस है हमारा प्राइमरी कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी कैपिटल मार्केट का, और ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 10 से, दैट इज कैपिटल मार्केट। अब ये टॉपिक आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर आपने 11th 12th में कॉमर्स पढ़ी है अच्छे से, बिजनेस स्टडीज, तो आपने प्राइमरी कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट पढ़ा होगा, फिर आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ा होगा, तो ये टॉपिक तो आपका क्लियर होगा ही होगा, राइट। अब नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 9 से, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। अब बुक में आपके स्पेसिफिकली डिफरेंस नहीं दिया है, तो आप इंटरनेट की यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं, आपको आराम से डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट के बीच में, ये आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 17 से। आपकी यूनिट नंबर 17 है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन के बीच में डिफरेंस, और ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 18 से, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एग्जिम पॉलिसी से। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इसके बारे में भी आपने कई बार पढ़ा होगा, आपको इसकी नॉलेज होगी, लेकिन सिर्फ नॉलेज होना ही काफी नहीं है, ठीक है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार इंटरनेट की हेल्प लीजिए, और अगर आपको प्रॉपर डिफरेंस मिल जाता है तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में। देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, मैंने आपको हमेशा ही बताया है ना, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपका, ट्रिम्स है, ट्रिप्स है, GATT है, WTO है, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। अगर आपकी बुक में ये टॉपिक्स हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि इन टॉपिक्स को कभी भी गलती से भी स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन तो इन टॉपिक से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, भले आपको डिफरेंस में मिल जाए, चाहे आपको शॉर्ट नोट से मिल जाए, और चाहे आपको वो लॉन्ग क्वेश्चंस में मिल जाए, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में अगर किसी को डिफरेंस नहीं क्लियर है तो मेरे IBO 1 की वीडियो को रेफर कर सकता है, वहां पर मैंने प्रॉपरली डिफरेंस प्रोवाइड किया है और अच्छे से एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की है, ठीक है। तो आप लोग वहां से उसको
देख लीजिएगा, उसका मैं आपको लिंक ऊपर शेयर कर दूंगी आई बटन में, ठीक। अब नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के बीच में, ये है आपका यूनिट नंबर 7 से, दैट इज कॉर्पोरेट लॉज। अब देखिए एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए, जो आपका कॉर्पोरेट लॉज वाला चैप्टर है, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक। अब आप में से कई लोगों का सवाल होगा, मैम इतने ज्यादा लेंदी है ये चैप्टर्स कि हमसे पढ़ते नहीं बन रहा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि मैंने ऑलरेडी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। वहां पर मैंने बताया है कि हर एक चैप्टर में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत है, कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करिए, उन्हीं टॉपिक्स को ही पढ़िए, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा कमर्शियल बिल और ट्रेजरी बिल के बीच में, और ये है आपका यूनिट नंबर 9 से, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट्स। अब कमर्शियल बिल और ट्रेजरी बिल आपको पता है क्या होते हैं, और डिफरेंस भी अब आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने कई बार कमर्शियल बिल और ट्रेजरी बिल अपने वीडियो में डिस्कस किया है। अगर किसी ने वहां से भी पढ़ लिया है तो आप इजिली डिफरेंस बना सकते हैं खुद से, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स के बीच में, और ये है आपका यूनिट नंबर 8 से, दैट इज लेबर लेजिस्लेशन से, ठीक। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप रोल एंड प्रमोशनल रोल ऑफ गवर्नमेंट, और ये पूछा गया क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 4 से, यूनिट नंबर 4 दैट इज आपकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और लास्ट डिफरेंस है इसमें स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस और इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन के बीच में, ये है आपका यूनिट नंबर 10 से, दैट इज कैपिटल मार्केट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की, ठीक है। सबसे पहला है हमारा कॉल मनी मार्केट, और ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 9 से, दैट इज आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी आपका यूनिट 9 से ही है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, ठीक। नेक्स्ट है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, और ये चारों आपके पूछे गए हैं यूनिट नंबर 9 से, दैट इज आपकी फाइनेंशियल मार्केट से, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, दैट इज SEZ, और ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 17 से, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म से। और SEZ के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया अपने वीडियोस में, तो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए SEZ का जो रोल है, जो SEZ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी, चाहे चैप्टर्स कितने भी बदल जाएं, ठीक है। तो अगर किसी को SEZ के बारे में पढ़ना है तो वो मेरी वीडियोस को रेफर कर सकता है, मैंने ऑलरेडी SEZ के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। हमारा ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज ट्रिप्स, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 19 से, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड WTO। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक्स हमारे ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ट्रिप्स मैंने ऑलरेडी IBO 1 जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तो मैंने वहां पर पढ़ाया है, ठीक है। तो अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है ट्रिप्स के बारे में तो वो मेरी वीडियोस को रेफर कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से, यूनिट नंबर 12 दैट इज इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एप्लीकेशन एंड कवरेज ऑफ सीका 1985, और ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 6 से, दैट इज कॉर्पोरेट लॉज पार्ट 1। अब यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं आपको, जो आपको सीका टॉपिक है ना, दैट इज सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैंने आपको प्रोवाइड किया कि शॉर्ट नोट से पूछा जा सकता है, हो सकता है ये लॉन्ग में भी पूछा जाए, तो मेरा सजेशन ये है कि सीका टॉपिक को आप लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा, ठीक है। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, कवरेज यहाँ पर मैंने आपको बताया ही है, इसका ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लीजिएगा, इसकी नीड्स पढ़ लीजिएगा, फंक्शंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स, और ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर
18 से, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एग्जिम पॉलिसी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स दैट इज ट्रिम्स, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 19 से, दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड WTO, और ट्रिम्स के बारे में भी मैंने डिस्कस किया है अपने वीडियोस में। ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा नीड फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, और ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 12 से। ठीक है, दैट इज इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो आपका चैप्टर है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनवायरमेंटल स्कैनिंग, दैट इज आपका यूनिट नंबर 1। ठीक है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, और जो आपका टॉपिक है ना एनवायरमेंटल स्कैनिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाए, तो इसको भी आप लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और इसमें लास्ट क्वेश्चन है हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से, दैट इज रेगुलेटरी पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क से। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा What is business environment? Explain the major elements which constitute the environment of business. Why is it important for a manager to study and scan this environment? ये है आपका पार्ट A। ठीक, पार्ट B है enumerate the important changes taking place in Indian business environment and state the impact of emerging rural markets on business in India। और ये जो पूरा है ये आपका यूनिट 1 से ही पूछा गया है, दोनों ही पार्ट आपके यूनिट 1 में ही कवर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, MCQ 4 का जो मैंने पैटर्न देखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, तो ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं आपके साथ IBO 1 की यूनिट 1 में। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन नहीं चेंज हो जाएगी, चाहे आप उसको IBO 1 में पढ़े और चाहे आप उसको MCQ 4 में पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा distinguish between the new industrial policy of 1991 and the old industrial policy of 1956 and outline the grounds on which the new policy had been criticized. Discuss the trade policy reforms initiated by the government of India since 1991-92. तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 15 से। ठीक है, दैट इज आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, और जो सेकेंड पार्ट है ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 17 से। ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि जो पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए हो वो सेम ही यूनिट से हो, डिफरेंट यूनिट से भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी दिमाग में रख के चलिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर यहाँ पर मैं आपको नहीं बताती तो आपको यही लगता है कि ये जो दोनों क्वेश्चन है वो एक ही यूनिट से पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर अगर बात करी जाए इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 की, 1956 की, या फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, तो ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया है आपके साथ। ठीक है, तो इसकी वीडियो ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या कहा गया था और 1956 में क्या कहा गया था, तो आप इजिली क्या कर सकेंगे, डिस्टिंग्विश कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा explain the concept of corporate governance, enumerate its broad objective and outline the various measures adopted in India to ensure good governance. Also state the requisite of a corporate governance. So second part है explain as to why accountability is regarded as the key to success in corporate governance. तो आप समझ ही गए होंगे ये आपका कहाँ से पूछा गया, ये है आपका यूनिट नंबर 12 से। ठीक है, दैट इज इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला जो आपका टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सप्लेन इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स, और पार्ट बी है इन इंडिया द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क सिग्निफिकेंटली चेंज्ड ड्यूरिंग 1990s, इलैबोरेट ऑन दिस स्टेटमेंट, इवैल्यूएट द मॉनेटरी पॉलिसी फॉलोड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 90s। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है
यूनिट नंबर 15 से, ठीक है, यूनिट नंबर 15 से, दैट इज आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इन दोनों के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, explain the concept of globalization as a national policy and state the step taken by the government of India towards globalization. Also analyze its implication for a developing country. और second part है discuss the role of WTO in promoting globalization. ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 19 से, that is globalization and WTO से। और ग्लोबलाइजेशन टॉपिक ऑलरेडी मैंने IPO 1 में डिस्कस किया है, तो आप वहां से भी इसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, डिफाइन द स्मॉल स्केल सेक्टर, डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट हैज बीन इवॉल्व्ड फॉर द प्रमोशन एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर इन इंडिया, व्हाट आर द मेजर कंस्ट्रेंट्स दैट आर स्टिल बीइंग फेस्ड बाय स्मॉल स्केल सेक्टर। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 16 से, ठीक है, दैट इज आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब आपका ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, स्टेट सेबी गाइडलाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ पब्लिक इशू, सेकंड है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इन अ पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज, एंड थर्ड है डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड अलोंग विद द ऑफर डॉक्यूमेंट बाय द लीड मैनेजर। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 11 से, दैट इज रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट से। अब सेबी की जो भी गाइडलाइंस है उसको अच्छे से पढ़िएगा, और मैंने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में बताया है कि कौन सी गाइडलाइंस पेपर में पूछी गई हैं, तो उस वीडियो को जरूर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। सेकेंड पार्ट है, व्हाट आर द राइट्स कन्फर्ड अपॉन द कंज्यूमर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, एक्सप्लेन। What are the complaints that can be filed before a consumer forum? तो ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है दोनों ही यूनिट नंबर 7 से, ठीक है। यूनिट नंबर 7 है आपकी कॉर्पोरेट लॉ पार्ट 2 से। तो मैंने आपको बताया ही है कि कॉर्पोरेट लॉ पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगर लॉन्ग में नहीं मिलेगा तो शॉर्ट नोट्स में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, why is foreign capital so important for India's economic development? Point out important policy changes announced by the government to attract foreign capital since July 1991. A second part is distinguish between FDI and FIIs and which one will you refer and why? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 20 से। दोनों ही क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 20 से ही है, ठीक है। यूनिट नंबर 20 है आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड द जस्टिफिकेशन मशीनरी सेटअप फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया। एंड सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज मेंट बाय वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, डिस्कस द स्कीम ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन सो फार इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 8 से, दैट इज लेबर लेजिस्लेशन से, ठीक है। ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं इसमें जो दिए हुए ये काफी इंपॉर्टेंट, जैसे आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस यूनिट को भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, इलैबोरेट ऑन द स्टेटमेंट। और सेकेंड पार्ट है, एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस अप्रोचेस टू सोशल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन हमारे यूनिट नंबर 3 से हैं, दैट इज आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये यूनिट भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, व्हाई इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी नेसेसरी। सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट ऑन बीओपी, डिस्कस द मेजर्स एडॉप्टेड टू इम्प्रूव इंडियाज बीओपी। तो सबसे पहले पार्ट की अगर बात करी जाए तो ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन यूनिट नंबर 15 से, और ये है हमारा यूनिट नंबर 18 से। यूनिट नंबर 15 है आपकी
इकोनॉमिक पॉलिसीज, और यूनिट नंबर 18 है बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एग्जाम पॉलिसी। देखिए मैंने आपको बताया ही था अभी कि जो बीओपी है वो अपने में ही इंपॉर्टेंट है, और बीओपी के बारे में आपको पूरी चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला तो ये कि बीओपी क्या होता है, बीओपी और बीओटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं, किस तरीके से हम बीओपी डेफिसिट इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको बीओपी के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि अगर आपकी बुक में दिया है तो डेफिनेटली पेपर में आना ही आना है। तो एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट पक्का है ना कि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ऑलरेडी मैंने IBO 1 में डिस्कस कर रखा है पूरा बीओपी, तो वहां से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्कोप एंड कवरेज ऑफ लेबर लेजिस्लेशन आर वेरी वाइड एंड ओवरलैपिंग, elucidate the statement with a brief overview of labor legislation in India. Also state and explain briefly the safety provisions in the Factories Act for factory employee। तो मैंने आपको बताया था कि जो लेबर लेजिस्लेशन है ये यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट टेस्ट से क्वेश्चंस आते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से आते हैं, फैक्ट्रीज एक्ट से आते हैं, लेबर लेजिस्लेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ओवरव्यू दीजिए इसका। ठीक है, तो इस यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 8 से। ठीक, और नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन द सैलेंट फीचर्स ऑफ द कंपनी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, डिस्कस द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स प्रपोज्ड अंडर द कंपनीज बिल 2003। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 6 से, दैट इज आपका कॉर्पोरेट लॉस पार्ट 1। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको सेशन काफी हेल्पफुल लगा होगा और आपको अब पता चला होगा कि आपको क्या क्या टॉपिक्स को कवर करने की जरूरत है, कौन कौन सी यूनिट्स आपकी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं फिर भी आपसे यहाँ पर यही कहूंगी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, और जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ना उसमें उसको अपनी बुक में तुरंत मार्क करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि सिलेक्टिव टॉपिक्स कौन से हैं जो हमें पढ़ने की जरूरत है हर एक यूनिट से। और यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो अगर आप दोनों को ही मिला के चलेंगे तो काफी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ जो हमने पैटर्न डिस्कस किया है लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट ए पार्ट बी करके, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर ही मैंने आपको बताया है। लेकिन अगर हम रिसेंटली जो पेपर्स हुए उनकी बात करें, दैट इज आपके 19 में 18 में 17 में, तो ये पैटर्न को फॉलो नहीं किया है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको ये इसलिए प्रोवाइड किया है कि अगर इस बार इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस को दे दिया तो आप वहां पर पैनिक ना करें। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि मान लेते हैं कि आप 10th क्वेश्चन कर रहे हैं, 10th क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको पार्ट ए भी आता है, पार्ट बी भी आता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, पार्ट ए किया लेकिन पार्ट बी आपने देखा ही नहीं, स्किप हो गया। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है स्टूडेंट से मिस्टेक, तो इसीलिए मैंने आपको ये पैटर्न दिया है कि अगर पेपर में इस पैटर्न में भी पूछ ले तो आपको इतना ध्यान रहे कि किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही है, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।